एक केस का बहुत जिक्र आया है लगभग हर चैप्टर में, केशवानंद भारती। जरा हमारे दर्शकों को इस केस के बारे में बता दीजिए कि ये कितना ऐतिहासिक है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ये संसद का हक है, लेकिन उस पे कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्रैंक एंथनी के बारे में बताइए। एंग्लो इंडियन वकील, सांसद और हिंदुस्तान में भाषा को लेकर, खासतौर पर हिंदी भाषा को लेकर जो डिबेट हुई, जबलपुर से आते हैं लेकिन उन्होंने कहा साहब मेरी भाषा तो अंग्रेजी है, और दलीलें दी और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पे बहुत गोलमोल स्टैंड ले रहे हैं 1963 में। He fought for the rights of minority institutions because he belonged to a minority and he had set up a major school in the country, so he was an educationist. हमने शूट शुरू होने से पहले एक नाम डिस्कस किया था, मैंने फिर वो लिख लिया देवनागरी में, अंधियारू जिना जी। What do you mean by प्योर वकील? प्योर वकील का मतलब जिसके कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बनने की क्या प्रक्रिया रही है? My favorite character out of these 14, श्यामला पप्पू। my senior. You worked with her. Yes. क्यों वो इंदिरा जी के चाहते हुए भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाई और अटल जी के चाहते हुए भी सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाई? जी। लेंस के उस पार की दुनिया के पुरुष, जब आप लोग ये कहें ना अरे अब कहाँ, औरतों के लिए तो सब आसान है, तो याद रखिए अव्वल तो अभी भी आसान नहीं है, और दूसरी चीज़ कितनी ही औरतों को तमाम टैलेंट के बावजूद पुरुषों ने मर्यादा में रखने की कोशिशें करते हुए, कथित मर्यादा में रखने की कोशिशें करते हुए उनके हक से वंचित रखा है। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। जी। हैड शी बीन अ मैन तो कोई नहीं रोक पाता। बिल्कुल नहीं। वो आर के गर्ग का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो सो जाते थे कोर्ट में, बिल्कुल, और जागते थे तो कोई भी बहस कर रहा हो अपनी बहस शुरू कर। जरा ये बताइए। हाँ, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि बीच में, दिस इज ट्रू, 100% ट्रू, मैंने खुद देखा है। वो केशवानंद भारती केस का भी क्रिटिक थे, मैं भी क्रिटिक था। पिछले 25 साल में मैंने अपना व्यू को थोड़ा रिवाइज किया है। अब क्या है आपका व्यू? हमारे जेनरेशन के कई वकील और जज आईएएस फेल थे, लेकिन अननेसेसरली अपना जो पावर दिखाता है जज, मेरा माइंड में एक नैगिंग क्वेश्चन होता है कि क्या ये जज आईएएस फेल है क्या? ये कुछ गलियारों और कुछ कमरों की कहानी है, जिसके बाहर एक ध्येय वाक्य लिखा है, यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ पर धर्म है वहीं पर जय है और वहीं पर न्याय है। यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन है जो सरदार पटेल से हील हुज्जत कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों देश की नई विधायिका में उनके वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए और सिर्फ संख्या बल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और दशकों बाद यही नेता है, यही न्यायविद है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं, उनकी जस्टिस शाह के कमीशन के सामने क्या दलीलें होनी चाहिए इस पर तैयारी कर रहा है। पन्ना पलटते हैं, एक दूसरे जज का रुख करते हैं जो सिद्धांतों का इतना पक्का है कि भले ही रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ा दी गई हो, पर वो 60 की उम्र में अपना इस्तीफा सौंपता है और मुंबई से दिल्ली का रुख करता है ताकि तमाम प्रगतिशीलों, तमाम स्वतंत्रता की हिफाजत करने वालों की वकालत कर सके। और ऐन इसी वजह से उनके वक्त के एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतना चिढ़ते हैं कि सामने देखते ही तमाम दुरुस्त दलीलों को सुनने के बाद भी केस को खारिज कर देते हैं, पक्ष में फैसला नहीं देते हैं। ये ऐसे विद्वानों की, ऐसे न्यायविदों की कहानी है जो कभी तो टॉपर होने के बावजूद खेती की पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन में, क्योंकि उनका मानना है कि एग्रीकल्चर को समझे बिना इस देश में वकालत की जानी बेमानी है। कोई फिजिक्स का अध्येता है, कोई सितार वादन में पारंगत है, कोई सुबह सवेरे तमाम व्यस्तताओं के बीच उठकर घुड़सवारी करता है, कोई बड़ी बारीकी के साथ अपनी पार्टी की गेस्ट लिस्ट तैयार करता है, कोई है जिसके दोस्त ज़्यादा नहीं है पर उपलब्धि ये है कि उसका दुश्मन कोई भी नहीं है। इन सब के बीच एक महिला है जो इतना कमाल का गाती हैं कि एक दफ़ा ऑडिशन देने के लिए पंक्ति में वो विराजमान थी और थी लता मंगेशकर, जो 2 बार
न्यायविदों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की कुर्सी तक जाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के कुछ चुनावों के चलते और कथित मर्यादा के पहरेदारों के चलते उनसे वो कुर्सी ले ली जाती है। एक दफ़ा इंदिरा गांधी के शासनकाल में और दूसरी दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। कुछ वकील हैं जो बहुत तुर्शी के साथ बुलंद आवाज़ में अपनी दलीलें, अपने तर्क रखते हैं, और कुछ हैं जो इतनी नरमी से बात करते हैं कि सुनने के लिए आपको ब्रह्मांड का सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित करना पड़े। एक बात है जो इन सब में साझा है कि ये सब न्याय के, कानून के बड़े विद्वान और व्याख्याता हैं, और इन्होंने अपने वक्तव्य के लिए चुना देश में न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट को। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का कार्यक्रम है पुस्तकालय। व्यक्तिगत रूप से वो कार्यक्रम जो मेरे ही के, मेरे दिल के, मेरे आत्म के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए मेरे ऊपर एक अनुशासन लागू होता है कि हर हफ्ते कम से कम एक किताब पढूं, और मुझे मौका मिलता है देश के जाने माने विद्वानों की संगत में बैठने का। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो इस समुदाय का हिस्सा बनिए जिसका नाम पुस्तकालय है। हमारा ईमेल आईडी है pustakalay@indianexpress.com। हमें लिखिए, बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं, बताइए कि किन लेखकों के साथ संवाद आप देखना चाहेंगे। यदि हमने और आपने साथ चुना तो जल्द ही ये समुदाय इतना बड़ा हो जाएगा कि पढ़ना सिर्फ फैशन या रील की विषय वस्तु नहीं रहेगी, बल्कि रोज़मर्रा के सवालों सा हो जाएगा। जैसे हम एक दूसरे से उनकी सेहत का हाल पूछते हैं, वैसे ही पूछें कि इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं आप। हमने क्या पढ़ा इन दिनों? हमने पढ़ी जगरनॉट से पब्लिश हुई ये कमाल की किताब 14 लॉयर्स पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द बार, वन ऑफ इंडियाज टॉप एडवोकेट्स ऑन द काउंसिल ही एडमायर्स द मोस्ट। इस किताब को लिखा है 72 बसंत देख चुके राजू रामचंद्रन ने। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ वकील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि मैं राजू रामचंद्रन जी से बातचीत शुरू करूं, मैं इन 14 नायकों नायिकाओं के बारे में कुछ और बता दूं, क्योंकि इसमें एक नाम ऐसा भी है जिसने एक दफ़ा हाई कोर्ट की और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ठुकराई। वजह दोनों बार साझा थी। या फिर ऐसे भी हैं जो जिनका और लंबा करियर हो सकता था, लेकिन असमय मृत्यु के चलते वो अपनी उपलब्धियों की लिस्ट को और लंबा नहीं कर पाए। और सबसे कमाल का है एक कपल जो आज़ादी के बाद, जिनमें से एक व्यक्ति आज़ादी के बाद शिफ्ट हुआ कुछ बरस बाद सिंध से, कराची से दिल्ली, और जो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन के जनक माने जाते हैं, और जिनकी वजह से ये इकलौते पति पत्नी हैं जिनकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई, जिनकी वजह से हजारों बेगुनाह अंडर ट्रायल जो सज़ा उन्हें मिल सकती थी उससे ज़्यादा अवधि गुजार चुके थे कोर्ट में, या उनके बच्चे या उनकी पत्नियां, उन सबको रिहा करने में उन्होंने मदद की। मैं सर एक तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये किताब मुझे इतनी पसंद आई कि मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार की ये सोचने लगा कि 43 का हो गया हूँ पर बहुत लेट नहीं हुआ। 4-6 महीने, 1 साल तैयारी करके एंट्रेंस देता हूँ लॉ का, और मैं गणित लगाने लगा कि फर्स्ट हाफ में लॉ फैकल्टी में क्लासेस अटेंड कर लूँगा और सेकंड हाफ में फिर अपनी पत्रकारिता कर लूँगा, एंड ऑल बिकॉज ऑफ राइटिंग्स लाइक दिस। मैं तो जर्नलिस्ट बनना चाह रहा था जी, मैं वकील बना। तो आप जर्नलिस्ट जी अब भी वकील बन सकते हैं। बिल्कुल, आई एम अ प्राउड जर्नलिस्ट। समय 60 मिनट का है, चैप्टर 14 है, तो मैं कुछ प्रसंगों की तरफ आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले इस किताब का फॉरवर्ड लिखने वाले जस्टिस रोहिंटन नरीमन के हवाले से उन्होंने किताब में जो है उसका ही जिक्र किया है, पर एक जगह वो आर.के. गर्ग का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो सो जाते थे कोर्ट में, बिल्कुल, और जागते थे तो कोई भी बहस कर रहा हो अपनी बहस शुरू कर। जरा ये बताइए। हाँ, वो एक मर्क्यूरियल पर्सनालिटी थे, ब्रिलियंट आदमी। तो हाँ, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि बीच में, दिस इज ट्रू, 100% ट्रू, मैंने खुद देखा है।
कि बीच में सो जाते थे। कभी हम लोग बोर हो जाते हैं ना कोर्ट में, सामने बैठे हुए। जज लोग भी सो जाते हैं कभी जब वकील बहस करते हैं। ऑलराइट। तो ये भी सो जाते थे, जी लेकिन जब जगते थे जी। तो फौरन पिकअप कर लेते थे दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट और उसको रिडिक्यूल करते थे, इंटरप्ट करते थे। कमाल है। एक केस का बहुत जिक्र आया है लगभग हर चैप्टर में, केशवानंद भारती। जरा हमारे दर्शकों को इस केस के बारे में बता दीजिए कि ये कितना ऐतिहासिक है इस देश में, शायद सबसे ऐतिहासिक केस, इफ आई कैन से सो। यस, एब्सोल्युटली। ये केशवानंद भारती केस जो 1973 में डिसाइड हुआ, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, और आप ही का पेपर ने जी जब इसका 50 इयर्स कंप्लीट हुआ इस केस का, जी। अपूर्वा जी ने एक सीरीज कैरी किया इंडियन एक्सप्रेस में। जी इंडियन एक्सप्रेस में। बहुत कमाल की सीरीज है जी, वो। एब्सोल्युटली, जो बाकी न्यूज़पेपर्स ने मिस किया। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ये संसद का हक है, लेकिन उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं कि नहीं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, 2/3 मेजॉरिटी, और जब स्टेट्स के राइट्स अफेक्ट होते हैं तो रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट्स। लेकिन ये पावर कहां तक जा सकता है, यही इस केस में डिसाइड हुआ। और ये उस टाइम पे डिसाइड हुआ जब इंदिरा गांधी अपनी गरीबी हटाओ फेज में थी, और उस टाइम ग्रेट आइडियोलॉजिकल बैटल था बिटवीन प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो उस टाइम इंदिरा गांधी कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पुश करना चाह रही थी, जिससे प्रॉपर्टी राइट्स सबऑर्डिनेट हो जाएंगे फॉर द लार्जर गुड। तो उस टाइम ये डिबेट हुआ था, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। 73 के 6 साल पहले गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया। उससे पहले, दैट मीन्स फ्रॉम 1950 टू 67, लीगल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये था कि पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है, अनचेक्ड, अनलिमिटेड, as long as the procedural safeguards were fulfilled, that is 2/3 majority, and in certain cases ratification by half the state legislatures. 1967 में for the first time उस पोजीशन से एक रिट्रीट था और एक एडवांसमेंट था from the point of view of liberty, that parliament cannot touch the fundamental rights. This was the Golaknath case, but by a narrow majority, 6:5. अब गोलकनाथ, अच्छा वो गोलकनाथ, हाँ, क्योंकि ये तो 7-6 था शायद। हाँ, उसके बाद गोलकनाथ का रिकंसिडरेशन मांगा गया था। तभी ये 1972-73 में बिफोर 13 जज बेंच ये इश्यू, This is the largest ever bench? largest ever bench in the history of the Supreme Court. So Supreme Court ने contours lay down किया, but again by a wafer thin majority, 7:6, जिसमें स्वर्गीय HR खन्ना, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं फॉर अदर रीजंस, बिकॉज ADM जबलपुर केस में उन्होंने प्रो लिबर्टी स्टांस लिया और डिसेंट किया, तो उनका डिसाइडिंग वोट था। और सम एंड सब्सटेंस ये था कि पार्लियामेंट in exercise of its amending power can amend any part of the constitution, which means Golaknath was overruled. Fundamental rights can also be touched, provided the basic structure of the constitution is not destroyed. In real terms मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। कैन Parliament, because it represents the will of the people, decide by a 2/3 majority
that India will become a monarchy. हम्म, Right? Can Parliament decide that India will become a theocratic state? हम्म, These are the real situations बिल्कुल which unlimited amending power can lead to. Therefore, this was an important check. And from 1973, यही law of the land रहा है कि basic structure cannot be changed. And नहीं तो अभी तक इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाता. संविधान के मूल ढांचे के साथ संसद भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है. 7-6 इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने दूसरा पैंतरा चला और उनके पक्षधर जजेस को 2-3 जजेस की वरिष्ठता नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बनवाया गया. अगला एएन रे को, चीफ जस्टिस एएन रे जी. एएन रे को. ये वही जस्टिस एचआर खन्ना हैं जिन्हें चरण सिंह ने लॉ मिनिस्टर बनाया, कानून मंत्री बनाया. 2-3 दिन में इस्तीफा दे दिया उन्होंने. तो जजशिप भी गई. तब जज थे वो सर्विंग, नहीं, रिटायर हो गए. ऑलरेडी वो सुपरसीड हो चुके थे ना. हाँ, फर्स्ट सुपरसेशन ये था जब एएन रे बने चीफ जस्टिस, सुपरसेडिंग 3 जजेस. एएन रे साहब के रिटायरमेंट के बाद इनको बनना था एचआर खन्ना को, लेकिन उन्होंने एडीएम जबलपुर में डिसेंट किया, प्रो लिबर्टी डिसेंट ये किया. तो दर्शकों को बता दीजिए, महत्वपूर्ण जी. केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन. जी, एडीएम जबलपुर में ये इश्यू था कि जब इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेंड हुए थे, विच मीन्स आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 ऑल्सो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो डज अ सिटीजन हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट? तो मेजॉरिटी ने यह तय किया कि no, if Article 21, which guarantees the right to life and liberty, if it is suspended, then a citizen has no remedy. That's the substance of the majority judgment. लेकिन जस्टिस खन्ना का ब्रेव डिसेंट ये था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक व्यक्ति का इनहेरेंट राइट है. आर्टिकल 21 सस्पेंड हो तब भी उसका लिबर्टी नहीं छीना जा सकता है और कोर्ट हमेशा उसको रिलीफ दे सकता है. ये हिस्टोरिक डिसेंट था और इस डिसेंट के वजह से उनको सुपरसीड किया गया था. सो ही रिजाइंड, राइट. उसके बाद पब्लिक परसेप्शन में तो उनका स्टेचर काफ़ी था. तो चरण सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, हेडिंग ए डिफेक्टर्स गवर्नमेंट जी, तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट का स्टेचर बढ़ाने के लिए इस डिस्टिंग्विश्ड जज को इनवाइट किया टू बिकम लॉ मिनिस्टर. और एक वीक मोमेंट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बॉम्बे के मशहूर लॉयर पालखीवाला और बाकी लोग वो सब चरण सिंह के पास, खन्ना साहब के पास गए कि आपने क्या किया, अपना सारा रेपुटेशन खराब कर दिया, सारा क्रेडिबिलिटी आपका खत्म हो गया, यू हैव बिकम लॉ मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट ऑफ डिफेक्टर्स. तो चरण सिंह जी ने 2-3 दिन में अपना इस्तीफा दे दिया. एचआर खन्ना ने, हाँ. खन्ना जी ने, सॉरी अगेन, चरण सिंह जी को अपना इस्तीफा दिया एंड कहा सॉरी मैंने आपको एम्बेरस किया, लेकिन मैं नहीं रह सकता आपका कैबिनेट में. क्या ही कमाल के लोग थे. नैतिकता इतनी भरपूर. बिल्कुल. उसके बाद एसएन कक्कड़ बने थे. एसएन कक्कड़ बने. एसएन कक्कड़ साहब, उनकी कहानी बताइए ना. हाई कोर्ट के जज नहीं बने, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, वो बने तो सीधे कानून मंत्री बने. जी, एसएन कक्कड़ साहब इलाहाबाद के बहुत ही मशहूर वकील थे, यूपी के एडवोकेट जनरल थे, और जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तब वो सोलिसिटर जनरल बन के आए. जब मोरारजी गवर्नमेंट
का फॉल हुआ तो कक्कड़ साहब अटर्नी जनरल बनने वाले थे, पेपर्स प्रोसेस हो गए थे, लेकिन इस बीच में लॉ मिनिस्टर ने 2 दिन में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। सो कक्कड़ साहब अटर्नी जनरल, जो उनका लाइफ एम्बिशन था, वो नहीं बन पाए, बट कानून मंत्री बन गए। उनके चैप्टर में आपने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी, जुडिशरी के नेपोटिज्म पे उतनी बात नहीं होती है खुल के, क्योंकि वी आर लेसर मॉर्टल्स और हमको कंटेम्प्ट का बड़ा खौफ है साहब कि कौन नाराज हो जाए बुला ले। जी, आपने लिखा है कि जीएस पाठक गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, गोपाल बहुत ही स्वरूप पाठक, और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी रहे इंदिरा गांधी के जमाने में। उनके बेटे आरएस पाठक उम्र में, तजुर्बे में कम थे कक्कड़ साहब के मुकाबले, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के लिए रिकमेंडेशन भेजी तो आरएस पाठक का नाम ऊपर था, एसएन कक्कड़ का नाम नीचे था, और इसलिए उनको लगा कि मैं हमेशा इनका जूनियर रहूंगा, जबकि हूं नहीं, और उन्होंने इनकार कर दिया। जी। फिर जब उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात कही, जस्टिस वेंकट चलैया ने कही थी, नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ के टाइम में जस्टिस चंद्रचूड़ और भगवती ने इनको रिक्वेस्ट किया था। हाँ। चंद्रचूड़ सबसे चीफ जस्टिस, इन्होंने ऑलरेडी एज सोलिसिटर जनरल 6 महीने में इतना अपना मार्क बनाया सुप्रीम कोर्ट में कि सीनियर जजेस ने सोचा कि इनको एलिवेट करना। वी आर टॉकिंग ऑफ चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, नॉट डी.वाई. चंद्रचूड़। दैट्स राइट। उनके डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर। सो दे इनवाइटेड सोलिसिटर जनरल एस.एन. कक्कड़ to become a Supreme Court judge, and that would have been the first elevation directly from the bar after Chief Justice S.M. Sikri, because bar से direct elevations to Supreme Court बहुत ही कम रहे हैं। First was Justice S.M. Sikri, who later became Chief Justice of India. वो पहले जस्टिस सीकरी थे S.M. Sikri के दौरान, वो थे, वही चीफ जस्टिस थे। He was earlier Advocate General of Punjab. गजेंद्र गडकर साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया। तो जब जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कैलकाटा के एक बैरिस्टर एस.सी. रॉय को बनाया डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन वो बहुत जल्दी गुजर गए, तो कोई उनको याद नहीं करते हैं, बिकॉज ही डाइड विद इन 3 or 4 months. So it would have been S.N. कक्कड़ आफ्टर दैट। कक्कड़ साहब ने सोचा उस टाइम कि सुप्रीम कोर्ट जजशिप मुझे ऑफर किया जा रहा है, तो उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको रिमाइंड किया कि सेम रीजन कि जस्टिस पाठक आपसे जूनियर थे बट वो बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, अब जस्टिस पाठक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आप उनके जूनियर रहेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? तो फिर कक्कड़ साहब ने मना किया जजशिप। और फिर इन्हीं पाठक साहब ने, जस्टिस पाठक ने उनकी जो ऑबिचुरी लिखी, कितना ये ग्रेस देखिए, ये भी तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। पर ये कि लाइफ लॉन्ग राइवल्स रहे हैं प्रोफेशनली, अंडर करंट ऑफ हॉस्टिलिटी और टेंशन तो था, बट विथ सच ग्रेस एक ट्रिब्यूट पे करना, ये भी तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर ये ग्रेस चीफ जस्टिस रे ने नहीं दिखाया जस्टिस तारकुंडे के लिए। नहीं, प्लीज टेल अस अबाउट इट। हाँ, देखिए, तारकुंडे साहब ने चीफ जस्टिस रे का अपॉइंटमेंट को ओपोज किया, क्योंकि वो 3 जजों को सुपरसीड करके आए। और जस्टिस तारकुंडे ही वो जज थे जो मुंबई हाई कोर्ट में जज थे, 60 साल के हुए तो इस्तीफा दे दिया कि भाई हो गया, अब दिल्ली जाके प्रैक्टिस करूंगा। तो उस टाइम फुल मूवमेंट था अगेंस्ट सुपरसेशन, एंड तारकुंडे वाज वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स। इट्स नॉट दैट ही वाज द ओनली लॉयर, बट he was one of the leading lights speaking against supersession. तो रे साहब ने इसको पर्सनली लिया और कोर्ट रूम में अपना हॉस्टिलिटी दिखाया। तो तारकुंडे साहब ने कहा, मेरे वजह से हमारे जो मौकिल हैं उनको सफर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं इनके सामने पेश नहीं होगा। फ्रैंक एंथनी का जिक्र करते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 14 नामों के सिलेक्शन के पीछे की एल्गो क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए, पहले तो मैंने कन्वेंशनल फेवरेट्स को एलिमिनेट किया। जैसे
जैसे फली नरीमन, सोली सोराबजी, पालखीवाला, सीरवाई वगैरह, बिकॉज इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, राइट। सो ये देश के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित, हर विश्वविद्यालय में, दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जाने वाले वकील हैं, ये जिनका जिक्र अभी हुआ जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एमिनेंट लॉयर है, एमिनेंट लॉयर, एक मिसकंसेप्शन है कि एक लॉयर तभी एमिनेंट माना जाता है जब उसका नाम पेपर में छपता है, टीवी इंटरव्यू में आते हैं, राइट, बाइट्स देते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं, तो मतलब एक बज़ हो जाता है। और जो लेड बैक हैं, सेल्फ इफेसिंग हैं, उनको एमिनेंट नहीं माना जाता है। तो इतने अनसंग हीरोज हैं इस प्रोफेशन में, जो मेरे हिसाब से ग्रेट लॉयर्स रहे हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट किया है। मेरे भी 50 साल हो गए प्रैक्टिस में, तो ये मेरे लिए एग्जाम्पल्स थे, तो तभी मैंने सुना। तो ये ग्रेट लॉयर जैसे फली सोली वगैरह भी मेरे ऊपर इन्फ्लुएंसेस थे, लेकिन उनके बारे में लिखा गया है। फ्रैंक एंथनी के बारे में बताइए। एंग्लो इंडियन वकील, सांसद, और हिंदुस्तान में भाषा को लेकर, खासतौर पर हिंदी भाषा को लेकर जो डिबेट हुई, जबलपुर से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा साहब मेरी भाषा तो अंग्रेजी है, और दलीलें दी, और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पे बहुत गोलमोल स्टैंड ले रहे हैं 1963 में। बताइए साहब। देखिए, फ्रैंक एंथनी एक बहुत ही स्मॉल कम्युनिटी एंग्लो इंडियंस का लीडर बने एट द यंग एज ऑफ 37 और 38, और उन्होंने अपने कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट किया। पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ 2 सीट्स, जो अभी खत्म हुआ है 2019-20 में, 1920 में, जी, वो एक लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे। एक तो उनका पॉलिटिकल रोल था, साथ साथ वो जबलपुर में पैदा हुए, हिंदी स्पीकिंग एंग्लो इंडियन। उनकी जो हिंदी है मेरी तंजावुर हिंदी से काफ़ी बेहतर थी, राइट, बहुत अच्छी। हिंदी स्पीकिंग एंग्लो इंडियन उन्होंने, और क्रिमिनल लॉयर को लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है, बट उन्होंने लैंग्वेज इश्यू पे बहुत ही प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उनको पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं था विद हिंदी, बट उन्होंने फोर्सी किया फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ये जो संस्कृताइज्ड हिंदी है, नॉट द कलोकियल हिंदी, जी, he didn't want that to be imposed. तो उन्होंने एक बहुत ही फार साइटेड स्टैंड लिया on the language issue. He fought for the rights of minority institutions because he belonged to a minority, and he had set up a major school, and there are other branches of the school now in the country. So he was an educationist, he was a parliamentarian, he was a leading lawyer, and I was surprised to find that many lawyer colleagues of mine who are maybe today in their 50s, they've asked me in surprise, oh, we didn't know Frank Anthony was a lawyer, we thought he only set up the school. Therefore people needed to know about people like Frank Anthony. और मेरा एक पर्सनल रीज़न भी था, मेरा एजुकेशन वही पर्सनल रीज़न, एक तो एजुकेशन हमारा वहीं से शुरू हुआ, फ्रैंक एंथनी जूनियर स्कूल में, और मेरा जो नाम है राजू रामचंद्रन वहीं से शुरू हुआ। सही नाम क्या है आपका? ये तो मेरा सही नाम तमिल नाम है ट्रिप्लिकेन रामचंद्रन नटराजन। तो मैं 2.5 साल का बालक था, उस स्कूल में एडमिशन ले रहा था। तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि इस बच्चे के क्लासमेट होंगे
कोई नीता नारंग, कोई दीपक माथुर, कोई सुनील खन्ना, तो ये ट्रिप्लिकेन रामचंद्रन नटराजन के नाम से ये तो लड़का बहुत ही मिसफिट होगा, तो तभी मैं राजू रामचंद्रन बना। इंटरेस्टिंग। हमने शूट शुरू होने से पहले एक नाम डिस्कस किया था, मैंने फिर वो लिख लिया देवनागरी में, अंधियारू जिना जी, टेहमटन अंधियारू जिना। जी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को उनके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि उनकी जब हमने केशवानंद भारती समेत तमाम केसेस पे जीवनी के बारे में पढ़ा, उनके जयप्रकाश नारायण, उनका सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ा, तो हमें लगा कि दीज आर द हीरोज जी, विच नीड टू बी सेलिब्रेटेड इन 2026। जी, अंधियारू साहब का जो पूरी जीवनचर्या रही, और ख़ास तौर पर चूँकि अभी हम बात कर रहे थे फ्रैंक एंथनी की, तो 2 केसेस जो पेंडिंग रह गए, एक कि क्या पंजाब में सिक्स माइनॉरिटी अगेन है, को माइनॉरिटी माना जाए या ना माना जाए, और दूसरा दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस जी, के रिजर्वेशन के जी। स्टेटस पे उनका जो रोल है। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में बताएं। जी। पहले तो उनका नाम अंधियारू जिना, जी आपने प्रोनाउंसिएशन चेक किया? जी मीनिंग उस नाम का अंधियारू जिना, जी गुजराती में प्रीस्ट को अध्यारू कहते हैं, अंधियारू। अध्यारू। जी तो ये गुजराती स्पीकिंग पारसी थे, तो इनका ये प्रीस्टली फैमिली के हैं, इनके एंसेस्टर्स प्रीस्ट थे, तो तभी ये सरनेम उनका रहा है। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आउटर मंगोलिया के एम्बेसडर हो जी, सकते जी। थे। इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस जी में क्वालिफाई किया, जी लेकिन इनके पिताजी जो खुद वकील थे, उन्होंने उनको परसुएड किया कि नहीं, आप वकील बनिए। और आपने लिखा कपिल सिब्बल ने भी आईएएस कपिल सिब्बल ने हाँ आईएएस में क्वालिफाई किया। उनकी स्वर्गीय वाइफ तो आईएफएस ऑफिसर थी, सिब्बल साहब आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, बट वो भी लीगल फैमिली के थे। और मैंने एक और पॉइंट उसमें किया है, टंग इन चीक, कि हमारे जेनरेशन के कई वकील और जज आईएएस फेल थे। गोपाल स्वरूप पाठक ने बोला था ये, उन्होंने कहा, बहुत फ्रैंक एडमिट किया कि मैं तो आईसीएस फेल था। जी तो मुझे कई बार लगाया है अपने करियर में कि कोई जज जो अननेसेसरली एक ब्यूरोक्रेट पे गुस्सा दिखाता, अननेसेसरली, कभी तो नेसेसरली भी दिखाना पड़ता है, लेकिन अननेसेसरली अपना जो पावर दिखाता है जज, तो मेरा माइंड में एक नैगिंग क्वेश्चन होता है कि क्या ये जज आईएएस फेल है क्या? तो इसलिए गुस्सा दिखा रहा है। जी जी आप अंधियारू जिना के बारे में बता हाँ, रहे थे, तो आईएफएस पवित्र आग के रखवाले, जी, उन 9 परिवारों से आने वाले। जी बिल्कुल। तो वो बने द ग्रेट एचएम सीरवाई के जूनियर, और उन्होंने वो फेमस केशवानंद भारती केस जिसके बारे में हमने जिक्र किया अभी, उसमें उनको असिस्ट किया, और खुद विद पैसेज ऑफ टाइम एडवोकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र बने, उसके बाद सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने। बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर थे, बहुत ही सोबर लॉयर थे। वो कुछ कंजर्वेटिव थे इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो मैं उस मामले में उनसे मैं कभी सहमत नहीं था, बट वो एक कॉशियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंजर्वेटिव थे। तो उसी कंजर्वेटिज्म के वजह से वो केशवानंद भारती केस का भी क्रिटिक थे, मैं भी क्रिटिक था। पिछले 25 साल में मैंने अपना व्यू को थोड़ा रिवाइज किया है। अब क्या है आपका व्यू? अब मेरा व्यू है कि कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक है, जैसे सेक्युलरिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राइट। पहले आप 6 के साथ थे? पहले मैं था बिल्कुल कि
people's representative parliament. If they decide, they decide. That's all. इंटरेस्टिंग, अब मैं थोड़ा सोबर हो गया हूँ. नाइस. मेरे लिए ये कल्पना बड़ी मुश्किल है कि एक ही व्यक्ति है जो दलित, मुस्लिम और क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नो, वो तो अमाइकस क्यूरे थे. हाँ, और कोर्ट ने वही अपॉइंट किया जी, उनको. और वही व्यक्ति हैं जो हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन में पक्ष रख रहे हैं, और वही व्यक्ति हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी को भी डिफेंड कर रहे हैं. जी. प्लीज टेल अस अबाउट इट, स्पेशली द स्वामी केस. नहीं, देखिए, जो प्योर वकील है, प्योर वकील, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर वकील? प्योर वकील का मतलब जिसके कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, एफिलिएशंस नहीं है, जो एक्टिविस्ट नहीं है, तो उसका ड्यूटी ये है कि जो भी आपके पास आता है, तो आपका प्रोफेशनल फर्ज है उसको रिप्रेजेंट करना. इसका एक प्रिंसिपल है. ये बैरिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड का रूल है, और हम ब्रिटिश लीगल सिस्टम को ज्यादातर फॉलो करते हैं. कैब रैंक रूल, ये समझाता हूं आपको. कैब, टैक्सी रैंक रूल, इसका मतलब ये है कि वकील जो है एक टैक्सी क्यू में एक टैक्सी है. कैब रैंक पैडिंगटन स्टेशन लंदन में, यू आर one of the black cabs. So when your turn comes in the line, if the passenger is willing to pay you your fare, then you have to take the passenger to the destination. तो लीगल प्रोफेशन में इसका ट्रांसलेशन ये है कि जब मौकिल आता है और आपका प्रोफेशनल फी देने के लिए तैयार है, फिर आपका फर्ज है उसका केस एक्सेप्ट करना. तो एक प्योर वकील जो है, जो भी मौकिल आता है उसको रिप्रेजेंट करेगा. कुछ तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि सपोज आपने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक कॉन्ट्ररी व्यू लिया है, यू मे नॉट बी अ पॉलिटिशियन, बट फिर भी किसी सेमिनार में आपने बोला है या आर्टिकल लिखा है, तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं. या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऑपोजिट साइड ने आपको कंसल्ट किया है वगैरह, तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं. बट अ प्योर लॉयर हैज टू टेक अ केस विच कम्स बिफोर हिम और हर. तभी हमने, जब ये अयोध्या बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन अभी रिसेंटली पास किया कि ये टेम्पल फंड्स थेफ्ट केस में कोई अयोध्या का वकील अक्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो मैंने एक फेसबुक पोस्ट पुट अप किया कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट है एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी अक्यूज्ड द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. तो आप वकील हो, आप जज नहीं हो, आप कैसे प्री जज कर सकते हैं, और आप कैसे ये कह सकते हैं कि इस अक्यूज को लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता है. तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अंद्योरी जीना साहब ने इनको भी डिफेंड किया, उनको भी डिफेंड किया, इन परस्यूएंस ऑफ दैट प्रिंसिपल दैट यू आर बाउंड टू रिप्रेजेंट अ कॉज विच कम्स बिफोर यू. आप ये बता रहे थे तो मुझे इंदिरा गांधी के हत्यारे और उनके वकील राम जेठमलानी याद जी, आ रहे हैं. बिल्कुल. अब इस किताब को पढ़ने के दौरान ही हमें इस बात का एहसास भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बनने की क्या प्रक्रिया रही. आपने देश के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल कानिया और उनके लंदन प्रवास और बैरी सेन का जिक्र किया. जरा वो बताइए, द फॉर्मेशन और द बिगिनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले क्या था, बाद में क्या हुआ? हाँ, नहीं, अच्छा है कि आपने ये प्रश्न अभी आपने हमसे पूछा. दिल्ली में उस वक्त क्या था? कोर्ट, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, फेडरल कोर्ट था, जहां मेजर हाई कोर्ट से वकील लोग आते थे बहस करने. और उस टाइम प्री इंडिपेंडेंस डेज में ये जो प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट्स थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, वही मेजर बार्स थे. दिल्ली में ऐसा कोई बार नहीं था. दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट बार था. तो लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट सर हरिलाल कानिया
सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले थे। और वो चाह रहे थे कि इस नए सुप्रीम कोर्ट में यूके का जो प्रिवी काउंसिल है, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट था फॉर 200 इयर्स, सारे इंडियन लंदन में था, वो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक विंग था। और वो हिज और हर मैजेस्टी को एडवाइज करते थे कि ये अपील्स जी, कि वेदर दीज अपील्स शुड बी एडमिटेड और डिसमिस्ड। अपील्स फ्रॉम इंडिया वुड गो टू द प्रिवी काउंसिल। तो उस प्रिवी काउंसिल के ट्रेडिशंस जो हैं, कानिया साहब ने चाहा कि वो न्यू सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश करें हम। तो वो गए लंदन और इंडियन बैरिस्टर्स को इनवाइट किया कि आप आके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ के ट्रेडिशंस यहाँ लाइए। तो कई लोग नहीं आए, 2 लोग आए। एक एजे उमरीगर, एक क्रिमिनल लॉयर थे, वो 60s में गुजर गए, और एक बैरी सेन, बी सेन, 23 साल के बैरिस्टर थे, वो आए। तो मेरा गुड फॉर्चून था कि इनके साथ मेरा बहुत ही क्लोज एसोसिएशन था। तो हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज लिंक्ड विद द पर्सनल हिस्ट्री एंड द प्रोफेशनल हिस्ट्री ऑफ बैरी सेन। एंड जजेस, और 5-6 जजेस थे। तो आजकल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक वकील आता है एक शहर में, प्रैक्टिस सेटअप करना चाह रहा है, तो 1 by 1 ही कॉल्स ऑन द जजेस। पहले चीफ जस्टिस से मिलने जाते हैं, फिर दूसरे जजेस थे, चाय पान करते हैं। और जजेस एनकरेज करते हैं बिकॉज वो चाह रहे हैं कि अच्छे वकील आए हमारे कोर्ट में। और चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन कहते हैं कि स्नॉबिश नहीं बनना, ये नहीं सोचना कि मैं ब्रिटिश बैरिस्टर हूं, आज शाम को डिनर है, आप भी आइए, लोगों से मिलिए, एनकरेज किया। ये वही मेहरचंद महाजन है जिनका जिक्र कश्मीर वाले मसले जी पे होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके नाम पे चंडीगढ़ में एक बहुत प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज भी है, MCM बिल्कुल, डिग्री कॉलेज। दैट्स राइट। जी जी जी। गोविंद स्वामीनाथन के बारे में बताइए। 2 किस्से आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक कि जब साहब कागज तो सारे हैं, पर ले आया तो कोर्ट में आपके खड़े होने और बैठने की जगह नहीं बचेगी। और दूसरा उनकी शादी का किस्सा, जिसमें ससुर साहब उन्हीं के शब्दों में सारे मद्रासियों को लाहौर के जी समेट जी लाए। जी जी जी। तो ये जो शादी का किस्सा है, जी, तो इनके जीवन में पहले आता है। ये जो किसने सुनाया? कोर्ट रूम में, ये सुभाषनी अली ने मुझे समझाया, सुनाया, कानपुर की जो सांसद रही उनकी हैं। नीस है सुभाषनी अली, लक्ष्मी CPM सहगल जी की बेटी, CPM सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो के मेंबर रही हैं। कानपुर की सांसद। जी, मुझे जी, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ज्यादा याद है। तो उन्हीं के शब्दों में ये स्टोरी मैंने नरेट किया है। ये जो वर्ड मद्रासी है आजकल पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है, बट इन दिनों जी बिल्कुल, बट दैट वाज द कॉमन यूसेज इन दोज डेज। वहाँ के हाईकोर्ट को क्या बोलते हैं? कहाँ के? तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट। वहाँ मद्रास बचा है ना हाईकोर्ट, अभी। बिकॉज वो एक्ट अमेंड नहीं हुआ है। नहीं, मद्रास और मद्रासी में फर्क है। नहीं, मैंने कहा मुझे मद्रास एक स्टाइलिश कॉलोनियल नेम है, बट मद्रासी आजकल पेजोरेटिव माना जाता है। तो वो गए लाहौर, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट साउथ इंडियन फिगर थे वहाँ, पंडित के संतानम, जो बिजनेसमैन भी थे और पब्लिक फिगर भी थे। लाहौर में सेटल थे, तभी उनका नाम था पंडित के संतानम। और उनके दूसरे सन इन लॉ, शायद आपको याद आएगा, जनसंघ के MP थे ML सोंधी, मनोहर लाल सोंधी। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे वो। IFA से रिजाइन किया और न्यू दिल्ली सीट से कंटेस्ट किया। उसके बाद तो वो इंटरनेशनल स्टडीज में गए, JNU में प्रोफेसर बने, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, मनोहर लाल सोंधी। वही इंट्रोडक्शन ज्यादा याद है। जी, मनोहर लाल सोंधी। तो ये गोविंद स्वामीनाथन जी उनके सीनियर साधु थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सर मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले और खालिस यूपी बिहार की शब्दावली, सीनियर साधु।
तो शादी में गए जी। तो दो या तीन ही लोग गए। हाँ। तो ये संतानम साहब ने सोचा कि अरे हमारी बेटी की शादी हो रही है और हमने तो प्लान किया है धूमधाम से शादी करेंगे और ये 2-3 लोग आए हैं तो बारात तो होनी चाहिए। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे लाहौर के और साउथ इंडियंस। मद्रासी उस टाइम में कॉम्पेंडियस फिगर था, सिर्फ तमिलनाडु के लोग नहीं, एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया, ऑल द द्रविडियंस। जी। तो उन्होंने सबको राउंड अप किया कि आप बारात बनो और आओ शादी में। तो तभी रिस्पेक्टेबल बारात गोविंद स्वामीनाथन जी का ये हुआ, बना। मैरी विडो वॉल्स, जी। वो तो बताइए। और हाँ, और बैंड आफ्टर ऑल वो कुछ एंग्लिसाइज्ड भी थे। तो बैंड मेरी विडो वॉल्स बजाने लगा। और क्या ये है? दामाद, मेरी विडो वॉल्स तो एक वॉल्स था जहां एक मेरी विडो डांस कर रही है। विधवा स्त्री जी। और ये शादी में बज रहा है। तो ये दामाद साहब जो है अपने ससुर जी से कहते ये कुछ प्रेमेचर नहीं है? Rather premature, don't you think? जी। और फिर केला मांगते। हाँ, उसके बाद इतनी बड़ी दावत के बाद आप क्या खाएंगे? मैं एक केला खाना चाह रहा हूँ। कमाल के लोग भाई। जी। आर के गर्ग के बारे में बताइए सर। गुस्सैल व्यक्ति, हाँ बिल्कुल। लेडी फायर चैटर्जीज ब्रांड। लवर को डिफेंड करने वाला व्यक्ति। लेट्स रिमेंबर हिम लाइक दिस। जी बिल्कुल। अश्लीलता को लेकर इस देश में जो पहली बड़ी बहस हुई, बिल्कुल, और उनको कॉम्प्लीमेंट किया गया था जजमेंट में। ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे। तो देखिए, एक स्मॉल टाउन सहारनपुर, वहां पैदा हुए। वहां से इलाहाबाद गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रोग्रेसिव लॉयर एस.एन. द्विवेदी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बने, उनके जूनियर थे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहे थे, तो उन्होंने एम.सी. सेतलवाड, इंडियाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, को अप्रोच किया कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि वर्किंग क्लासेस को मैं कैसे डिफेंड करूं। अब देखिए, सेतलवाड का भी ये ग्रेटनेस है, सेतलवाड तो फार रिमूव फ्रॉम पॉलिटिक्स थे, प्योर लॉयर। उन्होंने एक कम्युनिस्ट को एक्सेप्ट किया अपने चेंबर में एज अ जूनियर, और आखिर तक गर्ग साहब के ऑफिस टेबल में सेतलवाड साहब का एक फोटो फ्रेम फोटो था। तो ये ब्रिलियंट वकील थे, फियरलेस वकील थे, बहुत ही प्रिंसिपल्ड वकील थे, और क्रिमिनल लॉयर थे। तो कैश फीस मिलते थे, कैश फीस, लेकिन हर पैसा वो बैंक में जमा करते थे। तभी उन्होंने बेरर बॉन्ड्स स्कीम को चैलेंज किया। इंदिरा गांधी ने बेरर बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस किया टू ब्रिंग ब्लैक मनी इनटू द इकोनॉमी। तो एज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर इन्होंने ये पिटिशन फाइल किया कि आप कैसे टैक्स इवेजन को कंडोन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज को डिसमिस किया, सिर्फ एक डिसेंटिंग जजमेंट था। बट इन्हीं के एफर्ट्स के वजह से बाद में कई डेकेड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन किया। यस। आपने उसके बाद जस्टिस कह रहा हूँ, सॉरी, मुखर्जी साहब का जिक्र किया है, और मुझे वो जस्टिस रेड्डी की कोर्ट याद आ रही है। हाँ, वो तो फ्रैंक एंथनी का स्टोरी है। वो फ्रैंक एंथनी का स्टोरी नहीं, है। आपने इसमें लिखा हुआ है नहीं, गोविंद मुखर्जी में कि वो लेट अच्छा, आए वो तो- चिन्नप्पा रेड्डी का कह रहे हैं। अच्छा, सॉरी, वी आर मिक्सिंग अप बिटवीन टू रेड्डीज। अच्छा, तो नहीं, जस्टिस मैं- चिन्नप्पा हाँ, रेड्डी कोर्ट चिन्नप्पा में, रेड्डी, हाँ, वही जस्टिस रेड्डी। सो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी कोर्ट में लेट आए। 1 घंटा। आजकल तो जजेस रूटीनली लेट आते हैं। अच्छा साहब, हाँ, बट पर आप उन तो दिनों, बोल रहे थे कि उन दिनों घड़ी मिला सकते हैं लोग। बिल्कुल उन दोनों नॉर्मली, तो ये अनयूजुअल था। जी। तो मुखर्जी साहब ने जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी से कहा,
बहस तो करूंगा अपना केस, बट सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग लेट आते हैं तो हमको बताया जाना चाहिए। व्हाट कमाल का सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो जस्टिस रेड्डी क्या बोले? यू आर राइट मिस्टर मुखर्जी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड द चीफ जस्टिस ऑल्सो, वी शुड हैव इन्फॉर्म द बार इफ वी वर ऑल, क्योंकि किसी फंक्शन में अटेंड कर रहे थे सुबह सुबह। मेरे ऊपर बिल मत फाड़िए, मैंने भी बोल दिया हूं। ये इस किताब में मुझे लाल बाबू बड़े कमाल के लगे। लाल बाबू के बारे में अगर आप हमें बताएं, क्योंकि लाल बाबू इंदिरा गांधी के भी बड़े करीबी थे। लाल बाबू रामलला विराजमान जी के भी तो पक्षधर। इंदिरा गांधी के 2 अटॉर्नी जनरल, एक तो लाल बाबू और पराशरन साहब जो अभी भी हैं हमारे साथ, जी। ये दोनों राम लल्ला के लिए अपने लीगल स्किल्स का योगदान किया। तो लाल बाबू ने स्प्लेंट सेटल किया, पराशरन साहब ने आर्ग्यू किया। बट लाल बाबू की ये खूबी थी कि इन स्पाइट ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस, आप इनको देखोगे कहीं सड़क पे या किसी दफ्तर में, आप कभी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि एक मशहूर वकील हैं, इनका इतना सोफिस्टिकेटेड लीगल ब्रेन है और जजेस इनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि स्टाइलिश नहीं थे, बिल्कुल होमस्पन, ललन टॉप, राइट, उस टाइप के आदमी थे और सॉफ्ट स्पोकन, बोलने में लिस्प, फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, कोई स्टाइलिश एक्सेंट भी नहीं था, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, उनका जो सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्ट था वो थ्रू दी सॉफ्ट स्पोकन आर्ग्यूमेंट्स जजेस को डैजल करता था। तो ऐसे तो वकील 50 साल में एक बार मिलते हैं कि इतने सॉफ्ट स्पोकन अनफ्लैशी लॉयर्स भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी। लाल बाबू से जुड़ा मैं एक प्रसंग और आपसे सुनना चाहूँगा। इंडियन एक्सप्रेस अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए इमरजेंसी के दौर में, जब सत्ता क्रूर और दमनकारी हो रही थी इंदिरा गांधी की, लगातार उसके खिलाफ मोर्चा खोले था। और जब 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटती हैं तो एक IAS जो बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे, जगमोहन जी, ये देखिए टर्न ऑफ इवेंट्स की, जो जनसंघ जगमोहन की कामों को कारिस्तानी बता के मुखालफत कर रहा था दिल्ली में और उन्हें संजय गांधी का पिट्ठू बता रहा था, जिन जगमोहन के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पे कार्यकाल को निंदित कर रहा था, वही बाद में जी, उनके सांसद भी बने, मंत्री भी बने। तो एक बदले की कार्रवाई के तहत इंडियन एक्सप्रेस के को तमाम लीगल नोटिस भेजे गए कि इन्होंने ये गलत बना लिया, वो गलत बना लिया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। आगे की कहानी आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के फेवर में डिसीजन दिया जी। कि एक तो साहब मैं ये नहीं समझ पाया, वाज़न्ट इट अनप्रेसिडेंटेड कि हियरिंग पूरी हुई 22 सितंबर 1983 को और जजमेंट आया 7 अक्टूबर 1985 को? क्या इतना लंबा गैप होता है, 2 साल का? कभी कभी ऐसा भी होता है, अनपार्डनेबल है, अनफॉरगिवेबल है, लेकिन जजेस ये पसंद नहीं करते जब उनसे कहा जाता है कि आपने जजमेंट डिले किया है, या कोई वकील उनसे पॉइंट कहे कि क्योंकि इतना टाइम गुजर गया है तो शायद आप आर्ग्यूमेंट्स भूल गए हैं। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछ रहे हैं जी। कि लाल बाबू ने इस केस को बहस किया जी। और फिर एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया जिसमें लाल बाबू का लेटर सेइंग मैंने ऐसा कोई लॉ पॉइंट कंसीड नहीं किया जैसे जजमेंट में रिकॉर्ड किया गया है। तो लाल बाबू ने अपने वकील को लेटर दिया। तो ये जज साहब, प्रिसाइडिंग जज जस्टिस AP सेन, हाँ, ये मैंने हाईलाइट किया है कि इन्होंने छोटापन दिखाया इसमें। जब इन्होंने लाल बाबू पे स्ट्रिक्चर पास किया कि लाल बाबू
को ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए था, वो एक्चुअली इंदिरा गांधी के लॉयर्स पे बदला ले रहे थे, जस्टिस एपी सेन, बिकॉज एपी सेन वॉज एन इमरजेंसी विक्टिम, ही वॉज अ ट्रांसफर्ड जज. उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट आए आफ्टर द चेंज इन गवर्नमेंट एक्सेट्रा. बट आई भोपाल फील हाई कोर्ट के थे वो? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे. मध्य प्रदेश, जी, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर. में, जबलपुर. तो एक टोटली अनजस्टिफाइड स्ट्रिक्चर पास किया गया अगेंस्ट लाल बाबू. My favorite character out of these 14, Shyamla Pappu. जी, my senior. You have worked with her. Yes, I worked with two seniors, M.K. Ramamurthy and Shyamala Pappu, And they who were were together. They were partners. They were in a personal relationship. Partners not in the professional sense, because senior advocates can't form a partnership. नहीं हम लोग I'm talking about. जी, हम लोगों की दुनिया में पार्टनर का तात्पर्य जी. पर्सनल बॉन्डिंग से ही. जी, तो उस वक्त के लिए ये बहुत ही एडवांस्ड एंड ब्रेव पीपल थे. People to be living open, together be without- openly in a relationship without marriage. बिल्कुल. तो And they had a kid as well. they have a child also, Yeah. who's a lawyer. Now, because I joined Ramamurthy as his junior, and Ramamurthy happened to be my maternal uncle, because I am the son of a railway officer. मैं तो इस हेरिडिटरी डायनेस्टिक प्रोफेशन में अदरवाइज स्ट्रेंजर था. जी, तो हमारे पेरेंट्स को तभी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला कि कोई रिश्तेदार हैं. जब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ जूनियर, तो हमारे पेरेंट्स ने कहा अच्छा ठीक है, आप वकील बनना चाह रहे हो तो बनो. तो श्यामला जी उनके पार्टनर थे. तो मेरा फर्स्ट जो गाउन है वो श्यामला जी ने मुझे खरीद के दिया. तो शी इज़ वेरी डियर टू मी. तो क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? क्यों वो इंदिरा जी के चाहते हुए भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाई और अटल जी के चाहते हुए भी सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाई, ये बताइए साहब. जी, अब वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेडी थी हु लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. तो उस टाइम का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. एंड चीफ जस्टिस A.N. रे साहब, जो अदरवाइज इंदिरा गांधी की फेवरेट थे, बट इस मामले में वो बहुत ही मॉरलिस्टिक थे और उन्होंने ओपोज किया. उस वजह से इन स्पाइट ऑफ क्लोजनेस टू इंदिरा गांधी and in spite of being a superb lawyer, she could not be made additional solicitor general. And कई सालों बाद, in the meantime, इंदिरा गांधी गुजर गई थी. श्यामला जी के भी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स हो चुके थे. She was not a BJP person, but she had good friends with Atal Bihari Vajpayee, which was also fostered by the fact that she was very fluent in Hindi. And so she became part of his inner circle. And she was a leading lawyer. अटल जी उनको सोलिसिटर जनरल बनाना चाह रहे थे, जैसे अटल जी ने चोकिला अय्यर को फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी बनाया, फर्स्ट वुमन फॉरेन सेक्रेटरी. बट अगेन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स. आपने नाम नहीं लिखा है. I would think it is the RSS lobby which prevailed upon the then Attorney General. कौन था उस समय? सोराबजी साहब. According to BJP sources, the Sangh has been using another high-profile law officer to put pressure on the Prime Minister. This law officer has reportedly told Vajpayee that it would not be possible for him to pull along with the lady in the Solicitor General's office. We're talking about Soli Sorabji? Okay. So she lost the chance, and I would say India lost the chance. I think it was a loss for India that such an eminent lawyer could not become the Solicitor General. So we still don't have a woman Solicitor General. We have had more than one woman additional Solicitor General since Indira Jaisingh. First woman additional Solicitor General in Manmohan Singh's government. 8-9. 8-9, जी.
तो अगली दफा लेंस के उस पार की दुनिया के पुरुष जब आप लोग ये कहें ना, अरे अब कहाँ, औरतों के लिए तो सब आसान है, तो याद रखिए अव्वल तो अभी भी आसान नहीं है, और दूसरी चीज कितनी ही औरतों को तमाम टैलेंट के बावजूद पुरुषों ने मर्यादा में रखने की कोशिशें करते हुए, कथित मर्यादा में रखने की कोशिशें करते हुए उनके हक से वंचित रखा है। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। जी, हैड शी बीन अ मैन तो कोई न रोक पाता। बिल्कुल नहीं। एंड योर बॉस मिस्टर राममूर्ति, Well, he was a firebrand. हम्म, He fought for labor throughout his life. जी, He would, in spite of his expertise in labor law, he was wooed by managements, but management के तरफ के हक में वो कभी वकालत नहीं करते थे, because उनका व्यू ये था कि मैनेजमेंट कैन हायर एनी लॉयर। पर लेबर यूनियंस को नहीं मिलेगा। पर बिल्कुल सबसे बढ़िया बात ये है कि कभी वो माय लॉर्ड नहीं बोलते थे। बिल्कुल प्लीज जरा इसका रूल क्या है व्हेन यू अप्रोच? नहीं, कई बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि माय लॉर्ड इज नॉट नेसेसरी। क्यों बोला जाता है? बट ये ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर और जजेस को भी बहुत पसंद है। उन जजेस को लगता है कि देखिए, हम वकीलों से बहुत कम कमाते हैं, इस ऑफिस में क्या है, स्टेटस है, प्रेस्टीज है, जजमेंट लिखते हैं, तो ये मिलॉर्ड जो है, दिस इज द मिनिमम। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। राममूर्ति साहब तो मैं 60s and 70s की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने वकालत शुरू की, जब सब लोग मिलॉर्ड कहते थे, सिर्फ ये कभी नहीं कहते थे, तो सर भी नहीं कहते थे, तो जज को थर्ड पर्सन में रेफर करते थे, एज जस्टिस दिलीप कपूर वाज जस्ट सेइंग, जबकि वो सामने बैठे हैं। तो जज ने कहा, व्हाई डू यू कीप रेफरिंग टू मी इन द थर्ड पर्सन? अब एज रिसेंटली एज 2009 और 10 एक और बार काउंसिल रेजोल्यूशन आया दैट जजेस शुड बी रेफर्ड टू एज योर ऑनर एंड सर। तो मैं कोर्ट में था, फर्स्ट केस मेरा था, तो मैंने जजेस से कहा, मे आई बी द फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस न्यू फॉर्म ऑफ एड्रेस, सो मे आई रिक्वेस्ट योर ऑनर्स टू सी। तो जज साहब रूठ गए। कौन थे जज साहब? जस्टिस बीपी सिंह, हमारे मित्र जी। उन्होंने कहा, वेरी वेल, सो हियर आफ्टर यू आर जस्ट मिस्टर रामचंद्रन, नो लर्नड काउंसिल। तो मतलब एक इरिटेशन था, एक पेट्यूलेंस था कि क्या मिलॉर्ड भी आप नहीं कह सकते। एंड आई लव द वे यू स्टार्टेड दिस चैप्टर in How to Be God. The British Hungarian humorist George Mikes, commenting on barristers kowtowing to judges, says that the barristers' constant braying of "as your lordship pleases" जी lovely. देवी और सज्जनों, मैं यहाँ पर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हम जिस परंपरा से आते हैं उसमें शब्द को ब्रह्म कहा गया है, बहुत ताकतवर माना गया है, पर मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारी बातचीत से कई गुना ज्यादा लुत्फ आपको इस किताब को पढ़ने में आएगा। हम उतने रोचक ढंग से इन्होंने लिखी है, हमने पढ़ी है, नहीं बता पा रहे हैं आपको, क्योंकि समय इतना ही और बड़ा विस्तृत है, बहुत संदर्भ है। जब लेकिन उसको आप किताब में पढ़ते हैं तो वो बड़ा रोचक लगता है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले आप हमें उस कमाल के कपल के बारे में बताएं जिसने कितने ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए। दे आर द, if I may call, parents of PIL। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंगुरानी कपल। हिंगुरानी कपल, उनका बैकग्राउंड देखिए। हस्बैंड निर्मल हरदासमल हिंगुरानी पाकिस्तानी लॉयर थे, कराची से आए, सिंध में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। तो 1955 या 56 में आए इंडिया और यहां प्रैक्टिस शुरू किया सुप्रीम कोर्ट में। और ये लेडी कपिला हिंगरानी, एक्चुअली इनका नाम था पुष्पा कपिला। तो सरनेम उनका फर्स्ट नेम बाद में बना, उसका मैंने स्टोरी सुना है इसमें जी। तो ये केन्या की थी, इनके फादर
केडी कपिला नायरोबी के मशहूर आर्य समाज लीडर थे। तो ये गई वेल्स, कार्डिफ पढ़ाई करने, लॉ पढ़ने, और उसके बाद बार में एनरोल किया। वापस आई केन्या, एक स्कूल शुरू किया। वो स्कूल फेल हो गया क्योंकि उस वक्त फिर भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था केन्या में, और एक इंडियन लेडी का इंग्लिश स्कूल का ज़्यादा चांस नहीं था वहाँ पे। फिर इंडिया आई, जामिया मिलिया में हॉस्टल वार्डन बनी, जामिया मिलिया में टीच कर रही थी। वापस गई, अपना बैरिस्टर क्वालिफिकेशन लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया। और एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की वाइफ मिसेस सिसिली दफ्तरी ने इस रोमांस को थोड़ा एनकरेज किया, अपनी पार्टी में बुला के। जी जी। और बस उनकी शादी हुई। तो इन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के बेसिस पे, जो KF रुस्तम जी का रिपोर्ट था ऑन कंडीशंस इन पार्ट ऑफ पुलिस कमीशन, दैट्स राइट, बट इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट कैरीड द रिपोर्ट। अरुण शौरी जी ने बहुत विस्तार से जी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, रुस्तम जी की रिपोर्ट, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किस तरह से हर स्टेट से कि अंडर ट्रायल कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है, बहुत डिटेल में। तो शौरी जी की जो किताब है कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेज, जी उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। जी जी बिल्कुल। तो इन्होंने फर्स्ट PIL फाइल किया उस रिपोर्ट के बेसिस पे, और ये पिटिशन हस्बैंड ने कंसीव किया और वाइफ ने फाइल करके आर्ग्यू किया। हिंगोरानी साहब, निर्मल जी सॉफ्ट स्पोकन वकील थे, लाल बाबू जैसे, बट माइंड उनका शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड था, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर थे। वकालत इन्होंने की, पुष्पा जी ने, और फिर कई PILs फाइल हुए, लार्जली बिहार से। उसके बाद तो ऑल ओवर इंडिया की जेल्स के बारे में, मेल न्यूट्रिशन, फिर तो मूवमेंट स्प्रेड हो गया था। बट पायनियर्स ऑफ PIL इन इंडिया हिंगोरानी कपल थे। एंड सो त्याग भी उन्होंने ही किया, बिल्कुल। तो हाँ, जब बनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमारे हस्बैंड ने ये कंसीव किया, तो ये ठीक नहीं कि मुझे आप रिकग्निशन दे रहे हैं लेकिन उनको नहीं। लेकिन बाद में उनको रिकग्निशन दिया गया था, लेकिन ये गुजर गई थी, इनको वो रिकग्निशन नहीं मिला। मैं राजीव साहब चाह रहा हूं कि आप जाने के पहले ऑल द बुलीज आर कावर्ड्स, जी, जस्टिस देसाई और उनको चैलेंज करने वाले वकील का किस्सा और सुनाते जी। तो ये DA देसाई बहुत ही रूड जज थे। तो रूड सिर्फ वकीलों के साथ नहीं, फेलो जजेस के साथ भी। तो इस किस्सा से पहले एक और किस्सा सुनाऊंगा आपको जी। एक जस्टिस वेंकट रामैया थे, बाद में चीफ जस्टिस बने। उनकी डॉटर जस्टिस BV नागरत्ना अब चीफ जस्टिस बनेंगी 1-2 साल में। ये वही हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे डिसेंट नोट लिखा था? जस्टिस नागरत्ना, इनके फादर जस्टिस ES वेंकट रामैया, ये जूनियर जज थे और DA देसाई प्रिसाइड कर रहे थे। उनको इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, आदर नहीं दिया। तो जस्टिस ES वेंकट रामैया अपने कुर्सी से उठे, घंटी भी नहीं बजाई। नॉर्मली जजेस घंटी बजाते, दरवान आते हैं। ये उठे, गए दरवाजे पे, लैच को खोला और वॉकआउट किया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट DA देसाईज रूड बिहेवियर। ये उस टाइप के थे। तो एक स्टैंडिंग काउंसिल थी यूपी गवर्नमेंट की, शोभा दीक्षित जी, बाद में इलाहाबाद के जज बनी। जी। तो एज इट इज गवर्नमेंट काउंसिल्स नॉर्मली रिसीविंग एंड पे होते हैं, बिकॉज सरकार के इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं होते हैं, सरकार की तरफ से डिले होते हैं, तो वो ठीक से जवाब
देने की कोशिश कर रही थी, ये बोलने नहीं दे रहे थे। तो पीछे श्यामनाथ कक्कड़ जी, जिनका जो मतलब एक दिन के लिए भी अटॉर्नी जनरल नहीं रह पाए क्योंकि लॉ मिनिस्टर बन गए थे, डिस्कस किया था हमने जी। वो पीछे से आए। तो ने कहा मैं देख रहा हूं ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जज को चैलेंज हाँ करते जी। हुए। तो देसाई साहब ने कहा अच्छा आप किसकी तरफ से हो? तो ने कहा मैं बार की तरफ से हूं और ऐसा सलूक नहीं हो सकता है। तो जज चुप हो गए क्योंकि जैसे मैंने कहा बुलीज आर कवर्ड्स, बट उनमें ये ग्रेस नहीं था कि मैं अपोलोजाइज करूं। उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। क्या ही कमाल के लोग थे। इस किताब को पढ़ के आपका वकालत के पेशे के बारे में नज़रिया थोड़ा समृद्ध होगा और कई लोगों के मन में बड़ी इज्जत पैदा होगी कि वैल्यूज़ वाले लोग थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजू साहब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने ही रोचक ढंग से अपने भीतर के जर्नलिस्ट को जिंदा रखते हुए, तमाम परिजनों के इंटरव्यू करते हुए, आप कभी जजेस के बारे में या जीवित वकीलों के बारे में, क्योंकि ये सब गुजर चुके हैं जो इस किताब में है, जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, और ऑटोबायोग्राफी भले ही ना लिखें पर मेमोइर्स तो लिखी दें। अब बात यह है कि मेमोइर्स लिखने के लिए एक स्टेचर होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये नहीं सोचता हूँ चाहिए जो आपके अंदर खूब है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जो फुल लाइफ है उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो ये पार्ट मेमोर तो है ही, बिकॉज इसमें मेरे एक्सपीरियंसेस तो आ ही जाते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी है मेरे बारे में। बट आप जो कह रहे हैं कि जजेस के बारे में लिखो और लिविंग हीरोज़ के बारे में लिखो, लिविंग हीरोज़ के बारे में शायद लिखूं, लेकिन जजेस तो बहुत ही बोर हैं और उनके बारे में लिखना बस उनका बायोडेटा मिलेगा, ही वॉज बॉर्न ऑन सो एंड सो, ही वॉज बॉर्न ऑन सो एंड सो, सो एंड सो, ये जजमेंट लिखा ये, और उनके फैमिलीज़ इतने स्पोर्टिंग नहीं होंगे जैसे ये वकीलों के फैमिलीज़ रहे हैं जिन्होंने खुल के बात की। कितने पर्सनल डिटेल्स हमने डिस्क्लोज किए इसमें। ये तो किसी जज के फैमिली से पर्सनल डिटेल्स ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जिनके एक रिमार्क जिसको वो कहते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रेजेंट किया गया कि चलते कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जंतर मंतर जाम हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और जिस 13 अगस्त को मैं आपसे मुखातिब हूँ, संसद का मॉनसून सत्र 19% लोकसभा और 39% राज्यसभा के साथ समाप्त हो गया। देखिए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सूर्यकांत के बारे में स्पेशल टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जनरली जजेस स्पीकिंग अननेसेसरली फ्रॉम द बेंच के बारे में बोलूंगा, क्योंकि जब से मैं सीनियर एडवोकेट बना हूं, मैं 30 साल से सीनियर एडवोकेट हूं। 1996 तो 30 साल हो रहे हैं। तब से मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं अबाउट जुडिशियल प्रोननेस टू वर्बल एक्सेस। तो एक रिस्ट्रेंट होनी चाहिए। अब कुछ महीने पहले ये एनिमल्स, डॉग्स के बारे में केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो एक जज कुछ हार्श रिमार्क्स कर रहे थे। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि जैसा आप कई बात कहते हैं और ये मीडिया में रिपोर्ट हो जाते हैं, तो जज साहब ने कहा मैं बिल्कुल कहूँगा। तो मैं सामने गया, मैंने कहा एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द बार मैं भी कहूँगा कि हम वकील और जज दोनों को कुछ रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। उसी केस में मैं आगे गया बाद में मेनका गांधी की तरफ से। तो जज साहब ने कहा कि आप हमसे कह रहे थे कि हमें रिस्ट्रेंट रहना चाहिए, आपके क्लाइंट ने क्या क्या बोला है
ये डॉग्स के ऑर्डर के बारे में जो हमने पास किए हैं। अब जज ने ये नहीं सोचा कि मेनका जी तो पॉलिटिशियन है, पर आप लोग तो जज हो। तो जज ने हमसे पूछा कि आपने पढ़ा है क्या, इन्होंने लिखा है हमारे जजमेंट के बारे में, और क्या क्या बोलती है चैनल में, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है? मैंने कहा बिल्कुल। फिर भी आप अपियर हो रहे हैं उनकी तरफ से? ऐसे जज साहब, जब मैं अजमल कसाब की तरफ से अपियर हो सकता हूं, श्योरली मैं मेनका गांधी के लिए अपियर हो सकता हूं। अब बात यह है कि जजेस को वर्बल रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो ऐसे कंट्रोवर्सीज होंगे। कॉकरोच। अब एक जज ने यह भी कहा किसी इकोनॉमिक ऑफेंसेस केस में कि वानुआटू कंट्री ऐसा कोई कंट्री नहीं है। अब एक सुप्रीम कोर्ट जज को अब इतना इग्नोरेंस दिखाना एंड कैप्चर्ड लाइव, तो देयरफॉर देयर हैज टू बी रिस्ट्रेंट, यही मैं कहूंगा। कौन सी 5 किताबें हैं जो हर हिंदुस्तानी को जरूर पढ़नी चाहिए? योर रिकमेंडेशन सर। 50 साल के वकालत की वजह से मैंने ये भी सीखा है कि क्वेश्चन एंटिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने एंटिसिपेट किया था जी, और मैंने नोट किया है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि कोई बुक का टाइटल मैं गलत नहीं बताऊं। पिछले 1 साल में मैंने कुछ 25-30 किताब पढ़े होंगे। उनमें से 5 निकालना है तो एक तो रुक्मिणी देवी बाय लीला सैमसन। रुक्मिणी देवी अरंडेल, who was the pioneer of Bharatanatyam in India, who was a Rajya Sabha member, and because of whose private members bill you have the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. ये सारा जो एनिमल राइट्स का जो लिटिगेशन चल रहा है, it's because of this lady Rukmini Devi Arundel, who was also a candidate once for President of India, candidate of the opposition parties. Biography of her by the eminent dancer Leela Sampson. Second, of course, Mother Mary comes to me by Arundhati Roy, कमाल की जो बेस्ट सेलर तो है ही, but it's worth reading because of the frankness with which a daughter writes about her mother. गुड बैड अगली एवरीथिंग। Everything. So I would say that also about a book which I read many years back, a biography of President S. Radhakrishnan by his historian son, Professor S. Gopal. Yes. That was also a very frank biography. मेरी माँ मेरी गैंगस्टर के नाम से अरुंधति रॉय की किताब का अनुवाद भी आ गया है राज। अच्छा, आ गया है। अच्छा। Shattered Lands by Sam Dalrymple. He talks about 5 partitions of India. We only think of the Great Partition of 1947. But the partition started with Aden and then Burma. So this is a fascinating book. Yes. ये विलियम डैलरिम्पल के बेटे हैं। जी बिल्कुल। जी। The Undying Light, a personal history of independent India by Gopal Gandhi, who is of course an eminent public figure and also the grandson of both Mahatma Gandhi and C. Rajagopalachari. Yes. ये मेमोइर्स का एक कलेक्शन है, बड़ा कमाल का। जी। And this great second part of the biography of Atal Bihari Vajpayee by the young Abhishek Chaudhary, a brilliant book, The Believer's Dilemma by Abhishek Chaudhary. These would be my 5 recommendations. अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई किताबों में ये सबसे अच्छी है। आई एम मेकिंग दिस क्लेम। मतलब उल्लेख एनपी, विजय त्रिवेदी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है उनके बारे में, उनके प्रेस सेक्रेटरीज ने लिखा है, उनके दोस्तों ने लिखा है, उनकी पार्लियामेंट्री स्पीचेस को कलेक्ट किया है। पर दिस बुक I also think so, मैं भी। जी। दोनों ही इस किताब के हिस्से। वकालत का पेशा ऐसा ही कमाल का है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कब पॉज लेने हैं, कब इंतज़ार करना है, ये बखूबी सिखाता है। मैं एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कमाल की किताब के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आप देवियों और सज्जनों पुस्तकालय देख रहे हैं, आइए हम और आप मिलकर एक समुदाय बनाएं, एक ऐसा कमाल का समुदाय जो बहुत फक्र महसूस करे इस बात पर कि हर गांव में, हर शहर में पुस्तकालय हो, हर मोहल्ले में पुस्तकालय हो, हर घर में किताबों का कमरा या किताबों की अलमारी हो, और हर सिरहाने एक किताब हो और रोज़ किसी एक किताब का जिक्र हो। आइए साथ में जुड़ते हैं, थोड़ा
भारत को हम भी विश्वगुरु बनाएं, असल का पढ़कर लिखकर सहमतियां और असहमतियां साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।